गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एग्जामिन यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि पता है कि हम लोग डेली रोज सुबह जो है 9 बजे आप लोगों के लिए मैं एनटीपीसी की क्लास लेकर आता हूँ। वो बात अलग है कि आप लोग सुबह सुबह उठकर करना नहीं चाहते हो, है ना। लेकिन मैं तब भी डेली लेकर आता हूँ आप लोगों के कहने पे, है ना। लेकिन मैं आजकल देख रहा हूँ कि बच्चों का एनटीपीसी में बहुत ज्यादा ध्यान लग नहीं रहा है। क्यों? तो भाई ऐसा मत करो, बड़ी मेहनत लगती है भाई वीडियो को पूरा तैयार करने में, उसका कंटेंट तैयार करने में, है ना। अगर आप लोग नहीं देखोगे तो फिर हम बना किसके ले रहे हैं। तो मजबूरन लास्ट में क्या होगा, मेरे को बंद करना पड़ जाएगा, है ना। फिर आप कहोगे कि सर आपने बंद कर दिया, और जब मैं बनाता हूं प्रोवाइड करवाता हूं तब आप लोग देखते नहीं हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। चलिए फिलहाल सबसे पहली चीज जो है, हम लोग का जो बैच शुरू हो रहा है, ठीक है, एसएससी टारगेटेड इंग्लिश स्पेशल, जो कि सिर्फ 1499 रुपए में 1 साल की वैलिडिटी के साथ रहेगा। मंडे से सैटरडे क्लास चलेगी। इसके बैच के फीचर्स आपको सामने दिख रहा होगा। कोई भी डाउट के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। 4 फरवरी से इसके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। 8 फरवरी से बैच जो है ये चालू हो जाएगा। इसमें जो है क्लासेस 8 फरवरी से शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और बैच को परचेस करने के लिए आप एग्जामिन द लर्निंग ऐप पे जाइए। उस पे आप लोग जैसी ऐप डाउनलोड करोगे तो जो आवर कोर्सेस है, आवर कोर्सेस में जाइए। आवर कोर्सेस में आप लोगों को मैथ्स फाउंडेशन बैच और इंग्लिश फाउंडेशन बैच 02 दोनों 02, तो जो 02 बैच है मैथ्स का और इंग्लिश का, आप वहां से उसको क्लिक करेंगे, नीचे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, बाय नाउ पे क्लिक करके आप उसको परचेस कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोगों का इंग्लिश का भी है, सॉरी मैथ्स का भी है। तो मैथ्स स्पेशल भी 1499, ठीक है। सेम फीस इसकी भी है, ठीक है, जिसमें मैं आप लोगों को पूरा अरिथमेटिक एडवांस सब कुछ पढ़ाने वाला हूं, ठीक। एक चीज और, अगर आप मैथ्स और इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो इसमें आप लोगों को शानदार छूट मिलेगी। और ये जो ऑफर प्राइस जोड़ी ऑफर होगा, ये केवल और केवल 2299 रुपए का होगा, ठीक है। केवल और केवल 2299 रुपए का होगा, ठीक। और एक चीज और, अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे कुछ भाई पैसा भी कमाना, तो आप किसी भी बच्चे का अगर एडमिशन कराते हैं तो पर बच्चे पे आप लोगों को 100 रुपीज कैशबैक हम लोगों की तरफ से मिलने वाला है, ठीक है। यानी कि अगर आप लोगों ने 10 बच्चों का करवा दिया तो सीधा सीधा 10 बच्चों 100 रुपए के हिसाब से 10 बच्चों का 1000 आप लोगों को अर्निंग हो जाएगी, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं। जो भी बच्चा इच्छुक हो पढ़ने में तो आप उसको रेफरेंस देके आप बिल्कुल उसे एडमिशन उसका करवा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम लोग जो है बच्चों शुरू करते हैं अपने सवालों का सिलसिला, ठीक है। तो सवालों के सिलसिले में सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक। पहला सवाल देखो क्या कह रहा है। मोहन राम से कहता है कि यदि तुम 5 रुपए मुझे दे दो तो मेरे और तुम्हारे पास बराबर रुपए हो जाएंगे, ऐसा इसने बोला है। अब बच्चों ये बताओ कि मैंने कहा ये मोहन है और ये राम है, इसके पास x राशि है, इसके पास y राशि है, ठीक। तो मोहन राम से कहता है, तो मतलब मोहन ने राम को बोला कि यदि तुम 5 रुपए मुझे दे दो, भाई 5 रुपए तुम मुझे दे दो। तो ये बताइए कि मतलब ये 5 रुपए देगा तो इसमें से 5 रुपए माइनस होगा, तो मोहन में 5 रुपए प्लस हो जाएगा, ऐसा ये बोल रहा है। और दोनों के पास इस प्रकार से बताइए बराबर राशि होगी। तो आपके पास देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू, बताओ ये 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5, यानी कि माइनस का 10 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -10 आ गया। इसके बाद देखो राम ने उत्तर दिया कि यदि तुम 5 रुपए दे दो तो मेरे पास तुमसे 5 गुना रुपए हो जाएंगे। यानी कि राम जो कह रहा है, राम जो ये कह रहा है कि मोहन से बोला कि अगर तुम मेरे को 5 रुपए दे दोगे, है ना, तो राम के पास जो राशि होगी वो 5 गुना किसका, मोहन का होगा। अब बताओ कि जैसे मान लीजिए कि अगर मैं ये कहता हूं भाई राम के पास जो राशि थी वो कितनी थी, y थी, मोहन के पास कितनी थी। तो बताइए राम ने मोहन से बोला 5 रुपए मुझे दे दो, यानी कि इसमें से 5 रुपए माइनस हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना। और ये बताइए कि अगर यहां से 5 रुपए माइनस होंगे तो यहां पर 5 रुपए आ जाएंगे किसके पास,
राम के पास। तो राम ये कह रहा है कि मेरे पास जो राशि होगी वो तुमसे 5 गुना हो जाएगी। तुमसे 5 गुना मतलब जितने पास ये बचा इसका 5 गुना कर दो बस। तो ये बताइए y + 5 = 5x माइनस का 25। ठीक है, अब बच्चों बताओ 25 और 5 30, तो 5x - y = 30 आएगा। और हमें पता है कि x - y बराबर में 10 दिया है। अब जरा बताइए कि अगर मैं दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर दूं, माइनस करूंगा ये माइनस तो ये प्लस, ये माइनस, ये कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 4x = 30 में 10 गया 20, तो x = 5। x = 5 यानी कि मोहन के पास है 5 रुपया। ठीक है, बोलो कहीं गड़बड़ हो गई क्या? 30 में 10 गया 20, x = 5, कहीं गड़बड़ हो गई? राम ने उत्तर दिया कि यदि तुम 5 रुपए दे दो तो मेरे पास तुमसे 5 गुना रुपए हो जाएंगे। मतलब 5 रुपए देखो मैंने मोहन से माइनस कर दिया, 5 रुपए इसमें जोड़ दिया। ठीक है, तो तुमसे 5 गुना मतलब कि मोहन से 5 गुना, तो जितना मोहन के पास है उसका 5 गुना। सारा कुछ तो सही है यार। मोहन के पास कितने रुपए हैं? मोहन राम, सारा चीज तो सही है। मोहन राम से कहता है कि यदि तुम 5 रुपए मेरे को दे दो। ठीक है, तो देख लेना, वैसे मेरे को लगता है कि ये सही है। ठीक है, बाकी देख लेना अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो, वैसे है नहीं, है ना, हो सकता है कि क्या पता ऑप्शन में ही कुछ गड़बड़ हो। ठीक है, चलिए ये सवाल देखो। दो वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योगफल 41 है। ठीक है ना, ये बताइए दो संख्या है, इनके वर्गों का योगफल 41 कह रहा है। ठीक, और उनका अपना योगफल 9 है, यानी इन दोनों को जोड़ने पर 9 आना चाहिए। ठीक, तो बोल रहा है कि इन दो संख्याओं का घनों का योगफल क्या होगा। बच्चों ये बताओ कि अगर x का वैल्यू 5 ले लूं, y का वैल्यू 4, 5 और 4 9, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, बताओ 25 16 41 होता है, खत्म हो गया सवाल। तो दो संख्याओं का घनों का योगफल, घनों का योगफल मतलब x³ + y³, यानी कि 5 का क्यूब 125, 4 का क्यूब 64। तो बताइए 5 4 9 12 6 18, तो 189 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलो ये सवाल देखो भाई सभी लोग फटाफट। कह रहा है यदि 3⁻2x - y = 3⁻x + y = √27, ऐसा इसने बोला है ना। बच्चों देखो कैसे करोगे ये हम लोग बताते हैं, ये मैं बता रहा हूं। अच्छा बताओ कि 3⁻2x - y = ये आपका कितना 3 मतलब 27 है ना। 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हो, बोलो 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हो, स्क्वायर रूट है तो 3/2 हो जाएगा। ठीक, बोलो हाँ है ना। अब बताओ यहां से बेस वैल्यू सेम हो गया तो 2x - y का वैल्यू 3/2 आ गया। ठीक है, अब इससे भी यही करना है काम हमें, है ना। तो क्या करोगे, इधर दिख रहा है 3⁻x + y = यहां पर बताओ कि ये 3 की पावर ये भी 3/2 ही लिखना है। तो यहां से बताओ आपके पास x + y का वैल्यू 3/2 आ जाएगा, आएगा। अगर मान लो दोनों इक्वेशन को आप जोड़ना शुरू कर दो, ठीक है, अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो देखो क्या होगा, y से y कैंसिल, ये हो जाएगा 3x, और 1.5 कितना होता है 3, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। ठीक है, x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर, y की वैल्यू की बात करें
तो y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आधा। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू आधा। सवाल हमसे पूछा है कि बताइए 3 की पावर x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा। तो बताइए x का वैल्यू है कितना, 1, और y का वैल्यू आधा। तो इसका मतलब 3 की पावर आधा बचेगा, और 3 की पावर आधा का मतलब √3। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। चलो अब देखो ये सवाल औसत का सवाल है। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को भाई औसत जो मैंने आप लोगों को जो तरीका बताया है उस तरीके से पढ़ के आपको ये एक अंदाजा लग गया होगा कि हाँ भाई औसत करना कितना आसान है। किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, तो 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 साल, ऐसा इसने बोला। ठीक, फिर कह रहे हैं 10 नए विद्यार्थी के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो 10 और आ गए, है ना। जैसे ही 10 और आए तो इनका औसत पता नहीं है, पूरे 50 का औसत कितना हो जा रहा है, 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जा रही है। तो यानी पहले 15 था तो अब 15.2 होगा। अब बच्चों कैसे सॉल्व करें, ये 15.2 है, ये 15 है, ये कितना कम है 0.2, इसको काट के छोटा कर दो, मल्टीप्लाई 4 और ये x मल्टीप्लाई 1, ओवरऑल 0। तो x का वैल्यू 0.8 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, तो प्लस का 0.8 अगर इसमें जोड़ोगे तो बताओ ये 16 आना तय है कि नहीं है। ठीक है, तो 16 वर्ष इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन जरा देखते हैं क्या कह रहा है। 1250 रुपए को, सभी लोग ध्यान से सुनो, 1250 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटिए कि ए बी के भाग का 2/9 और सी ए के भाग का 3/4 प्राप्त करे। ठीक है, तो ए बी, तो ए बी के भाग का 2/9 ये हो गया, और बी सी के भाग का 3/4, अच्छा सॉरी सी ए के भाग का, ये बोला है ना, एक मिनट, ए और सी में बोला है ना, सी ए के भाग का 3/4, मतलब कि ये 3 होगा तो ये 4 होगा। अब बताओ अगर मान लो ए को 4 बनाना चाहते हो तो इसको 2 से गुणा कर दो, ये भी 2 से, तब जाके सी हमारा कितना हो जाएगा, ये लो। अब बताओ बंटवारा नहीं कर लोगे, बोलो भाई, ये बताइए कितना हो गया 18 और ये 4, 22, 3, 25, 25 किसके बराबर 1250 रुपए के, 25 के पहाड़े में बताओ 50 बार में जाएगा ये, बोलो हाँ या ना। तो 1 बराबर 50 हो गया। सवाल में तुमसे पूछा है कि इनका हिस्सा बताओ क्या क्या होगा, तो बताइए ये 50 हो गया, ये 4 है तो मतलब 200 रुपए इसका हिस्सा होगा, बोलो होगा। और ये भाई साहब का देखो 900 रुपए होगा, और ये भाई साहब का कितना हो जाएगा 150। तो 200, 900 और 150, ये इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक, चलो अब बच्चों हम लोग ये सवाल करते हैं। देखो एनटीपीसी के 4th फेज का भी आपको पता ही है कि भाई आ चुका है ना। एनटीपीसी का 4th फेज वाला भी हिसाब किताब आ चुका है। कह रहा है कि चीनी की मात्राओं का वह अनुपात जिसमें 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 15 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ मिलाकर मिश्रण को 16 के भाव से बेचने पर ना हानि हो और ना लाभ हो। बहुत आसान सवाल। बच्चों बताओ कि एक है कैसे 20 रुपए, दूसरा कैसे है 16 नहीं 15। ठीक, अब बच्चों मेरे को एक चीज बताओ कि जब तुम दोनों मिश्रण को मिलाकर बेच रहे हो तो ना तो तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये होता है कि जितना तुम्हारा सीपी होगा उतना ही तुम्हारा एसपी भी होगा। तो ये बताइए मिक्सर का सेलिंग प्राइस अगर 16 रुपया है तो यही तुम्हारा सीपी भी होगा। रीजन क्योंकि ना तो तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है। तो बेटा 16 को ऐसे लिख दो। ठीक, अंतर कितने का 1 का, यहां 4 का, 1:4 सही जवाब। राम मोहन वाला देख लेना यार, हो सकता है मेरे से कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई हो, और या तो ये हो सकता है कि भाई उसी में गड़बड़ हो कुछ, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए, अमित अपनी आय का 20% स्कूल को दान में दे देता है तथा शेष का 20%
अपने बैंक में जमा कर देता है। यदि उसके पास अब 12,800 रुपए बचे हैं तो बताइए अमित की आय कितनी होनी चाहिए, ये हमसे पूछा है। तो बच्चे बताओ, अमित की आय हमने x मान लिया, ठीक है, 20% स्कूल को दान में दे दिया, तो बचा कितना, 80%। 80% मतलब 4/5। अब बोल रहा है शेष का 20%, तो शेष का 20% तो बचेगा कितना, 80%। 80% फिर 4/5 होगा, और इस प्रकार से ये बताइए अब उसके पास 12,800 रुपए बच गए। ठीक है बेटा, ये निकालो, बताओ ये 16 हो गया, बोलो, और ये 128 कितने बार में, 8 बार में। ठीक है, अब बताओ ये 25 अट्ठे 200, तो 25 अट्ठे 200 यानी कि सवाल का उत्तर 20,000। ठीक, चलो ये सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है भाई ये सवाल। कह रहा है कि विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर उसे 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त हो जाती है, तदनुसार उसका लाभ बताओ कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ये बताओ, सिंपल सा सवाल है, 33 मीटर कपड़ा बेचकर यानी कि 33 का सेलिंग प्राइस बराबर में 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त, अच्छा सॉरी ये सवाल ही अलग हो गया ना, देखो इधर, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, है ना। 11 मीटर किसके, लागत का, यानी कि सीपी का, इतना प्रॉफिट हो गया। अच्छा 33 मीटर बेचा है तो ये 33 एसपी हो गया, तो 33 मीटर खरीदा होगा तो 33 सीपी हो गया। क्लियर। अब बच्चों बताओ कि 33 अगर इधर चला गया तो 44 सीपी बराबर में ये 33 एसपी, 11 से 3 बार में, 11 से 4 बार में, सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा 3 और 4। तो बताइए प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 1 किस पे, 3 से तुलना करोगे 100, सवाल का उत्तर हो जाएगा 33 सहित 1/3%, ये इसका सही जवाब। ठीक है, 33 1/3% बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलो ये सवाल देखो भाई सभी फटाफट। करें, एक व्यापारी अपने माल को अंकित मूल्य के 10% बट्टे पर बेचता है, ठीक, 10% लाभ कमाने के लिए वह उस वस्तु का क्या मूल्य अंकित करे जो उसे 900 रुपए में प्राप्त हुई है। बहुत बढ़िया भाई, कैसे करेंगे, देखो ये बताओ, सीपी और एमपी का रेशियो वाला सवाल है बच्चे। अब बताओ 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 10% बट्टे पर बेचता है मतलब कि ये हो जाएगा 90। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट की बात करें तो 10% प्रॉफिट कमाने के लिए, तो यानी कि हो जाएगा 110। कैंसिल। सवाल में अगर वस्तु का अंकित मूल्य बताओ क्या रखे जिससे कि सीपी 900 हो, तो बेटा ये 900 होगा, तो ये होगा 1100, क्योंकि 9 है तो 900, तो 11 तो 1100, 1100 इसका बिल्कुल सही जवाब। भाई सेशन को थोड़ा सा लाइक शेयर वगैरह भी कर दिया करो, है ना, सिर्फ ये नहीं कि बस वीडियो खोल के शुरू हो गए देखना बस, है ना। अच्छा मैं एक चीज देखता हूं, सुबह ना आंसर बड़े कम आते हैं, मुझे लगता है ना कि बच्चे वीडियो खोल के बस ऐसी बेड पे रख देते हैं। बेटा मेरे साथ क्या कर रहे हो, मेरे साथ धोखा कर रहे हो, मेरे साथ नहीं कर रहा हो, खुद के साथ धोखा कर रहे हो, समझ में आ रही बात। ठीक है, मेरा क्या जाएगा इसमें। चलिए, यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 8 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में वह 19 गुनी हो जाएगी, कैसे करेंगे ये बताओ। 8 वर्षों में 7 गुनी तो बेटा ब्याज होगा 6 गुना, तो 19 गुना अगर आप लोगों को राशि चाहिए तो ब्याज चाहिए 18 गुना। तो ये बताइए कि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, तो ये बताओ ये कितना गुना है, 3 गुना, तो यहाँ 3 गुना कर दो तो 24 साल में आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, 19 गुना, तो 24 इसका बिल्कुल सही जवाब। अब ये देखते हैं भाई, कह रहा है 2 साझेदार ए और बी मिलकर 2523 रुपए की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार देते हैं। ठीक है, ए को 3 वर्षों के अंत में प्राप्त धन
बी को 5 वर्षों के अंत में प्राप्त धन के बराबर है। तो सवाल पूछा है ए का हिस्सा बताइए कितना होना चाहिए। भाई मेरे कैसे करोगे ये जानो। देखो बच्चे बताओ 2523 रुपए को तुमने ए और बी में बांटा। मैंने कहा ये इसको ए मिला, इसको बी मिला। ए को 3 वर्षों के अंत में जो भी प्राप्त धन होगा मतलब कि वो होगा अमाउंट, और जो बी को मिलेगा 5 वर्षों में वो भी होगा अमाउंट। तो दोनों आपस में बराबर, ऐसे इसने बोला। अब बताइए कि 1 प्लस आर, तो यहां पर बताइए आर कितना है 5/100। तो ए को कितने वर्ष में 3 वर्ष में, बी को बताओ 5/100, इसको कितने वर्ष में 5 वर्ष में। ठीक, ये दोनों आपस क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। क्लियर है। ये पूरा 3 साल, तो ये कटेगा तो बचेगा केवल 2 साल, है ना। तो a इज इक्वल टू बी, ये बताइए 1 प्लस 1/20 की पावर यहां 2, तो a इज इक्वल टू बी 21/20 का स्क्वायर यानी कि 441/400, है ना। तो a और b का जो रेशियो आएगा 441/400, है ना। तो ये बताइए टोटल 841 हो जाएगा, और वही 841 जो है वो 2523 रुपए के बराबर दिया है। बोलो हाँ या ना। दिया है बच्चों। एक बराबर कितना होगा, तो ऐसे ही दिख रहा है कि 3 एकम 3, 3 चौके 12, 8 3 24, हाँ 3 बार में जा रहा है। 1 बराबर 3, तो बताइए किसका हिस्सा चाहिए, ए का हिस्सा कितना है 441। 441 से गुणा कर दो, 3 एकम 3, 3 चौके 12, एक बचा, 3 चौके 12 1 13, 1323 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बोलो भाई इतनी बढ़िया प्रैक्टिस तुम्हें कहां मिलेगी, वो भी एकदम मुफ्त में। बताओ गलत बोल रहा हूं तो बताओ भाई गलत बोल रहा हूं तो बता दो मेरे को। इतनी बढ़िया प्रैक्टिस मुफ्त में और कहां मिलेगी, बोलो भाई। चलो ये देखो, यदि 80 व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 दिन में पूरा कर लेते हैं, है ना। तो बच्चों 80 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन 16 दिन में पूरा कर रहे हैं, है ना। तो 64 व्यक्ति वही काम 15 दिन और रोजाना कितने घंटे x घंटा। ठीक है। अब बच्चों बताओ कि 16 के पहाड़े में 4 बार में, 4 के पहाड़े में 20 बार में, ठीक है, 5 के पहाड़े में 3 बार में, 5 के पहाड़े में 4 बार में गया, 3 के पहाड़े में 2 बार में, तो 4 दूनी 8 घंटा करेंगे भाई मेरे। ठीक है, डेली। थर्ड ऑप्शन में दिया भी है, देखो आप लोग। चलो ये देखते हैं। ये सवाल, 2 नलिकाएं X तथा Y एक टंकी को क्रमशः 24 और 32 मिनट में भर सकती है। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा 96, इसका एफिशिएंसी 4, इसका 3, है ना। सवाल ये कह रहा है कि यदि दोनों नलिकाएं एक साथ खोल दी जाएं तो Y को कितने मिनट बाद बंद कर देना चाहिए जिससे कि टंकी पूरी 18 मिनट में भर जाए। बच्चे बताओ कि पूरी 18 मिनट में टंकी भर रही है, तो पूरा 18 मिनट तक कौन काम करेगा भाई। Y तो तुम बंद कर दे रहे हो, तो इसका मतलब जो है X से पूरा 18 मिनट काम करेगा। तो X को 18 मिनट काम करवाओगी तो 72 होगा। कितना काम बच गया, तो देखो 24 काम बचेगा। अब ये जो 24 काम जिसका भी होगा वो कौन होगा, Y होगा। वो 1 मिनट में 3 कर रहा है, तो बताओ 24 कितने मिनट में, यानी कि 8 मिनट, यानी कि Y को तुमने 8 मिनट के बाद बंद किया था। लो हो गया सवाल खत्म। चलो ये सवाल काफी बढ़िया सवाल है। कह रहा है एक चोर को एक पुलिसकर्मी 150 मीटर की दूरी से रोक लेता है। पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है, यह मानते हुए कि चोर की गति
7 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचकर उसे पकड़ने से पहले चोर द्वारा तय की हुई दूरी कितनी होनी चाहिए, ये हमसे बोला जा रहा है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको ये जानते हैं। बच्चों देखो, कभी भी कोई भी सवाल पकड़ने से रिलेटेड हो ना, तो जब भी मिलते हो, अब वो डायरेक्शन चाहे सेम हो चाहे ऑपोजिट हो, बेटा टाइम जो है ना कांस्टेंट हो जाता है, टाइम सेम रहता है। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में एक कांस्टेंट बताऊंगा आप लोगों को, है ना। तो यहां पर आप लोग क्या करोगे, आपको पता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बोलो हाँ या ना, है ना। अगर मैं कहता हूं टाइम कांस्टेंट होगा तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होगा, तो एक तरफ स्पीड एक तरफ डिस्टेंस लिखो, एक तरफ पुलिस एक तरफ चोर लिखो। ठीक है, अब बताओ कि यहां पर पुलिसकर्मी की गति कितनी है, 9 है, यहां 9 लिख दो। चोर की कितनी है, 7 है, यहां 7 लिख दो। तो बताइए स्पीड का रेशियो 9:7 होगा, तो डिस्टेंस का भी तो 9:7 होगा। अरे बोलो भाई। और ये बताओ कि चोर और पुलिस में कितने दूरी का गैप था, 150। यहां कितने दूरी का गैप है, 2 का, और यही 2 बताओ किसके बराबर, 150 के बराबर। खत्म हो गया सवाल। 2 150 तो एक कितना, 75, एक 75। तो सवाल में बोला है कि चोर के द्वारा तय की हुई दूरी, तो बताइए 7 का वैल्यू निकालना है, तो 7 का वैल्यू निकालो। तो कैसे, 7 पचे 35, बचा कितना 3, और 7 सते 49 और 3 525 मीटर। ये लो आंसर आ गया। ठीक है, हो सकता है आप लोगों के लिए थोड़ा सा मेथड नया हो, है ना। इसका लॉजिक मैं आप लोगों को अभी पेड बैच जब करोगे तो उसमें मैं बताऊंगा अभी, ठीक है, कि क्या होता है इसका लॉजिक। वैसे जो बच्चा मेरे से पढ़ा होगा उसके लिए कोई ये नया चीज नहीं है। ठीक है, कह रहा कोई आदमी धारा के अनुकूल दिशा में 15 की रफ्तार से तथा धारा के प्रतिकूल दिशा में 9 की रफ्तार से नाव चला सकता है। शांत जल में नाव की चाल बताओ, है ना। नाव की चाल मतलब कि BS। अब बच्चों बताओ कि धारा के अनुकूल 15 और वापस में 9, तो ये हो जाएगा 15 + 9 बटे में 2, तो 24/2, यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो अब हम लोग ये सवाल करते हैं। अब एडवांस मैथ्स के सवाल शुरू हो गए आने भाई। ठीक है, a + b + 6 दिया हुआ है। ठीक भाई मेरे, a + b + c = 6 दिया है, जबकि तुम्हें a² b² c² 14 बोल रहा है ना। a² + b² + c² = 14, और a³ b³ + c³ ये कितना है, 36। ABC का मान बताओ क्या होगा, है ना। तो क्या करोगे ये जानो। अगर मैं तुमसे बोलूं कि AQ + BQ + CQ माइनस का 3ABC क्या होगा, तो आप बोलोगे सर A + B + C, A² + B² + C²। उधर जगह नहीं है, -AB -BC -CA। होगा कि नहीं होगा बताओ भाई, होगा। अब मुद्दा ये फंसा कि ये हमें पता है, ये तो खैर निकालना ही है, ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है, बच गया ये। बेटा ये कैसे निकलेगा, तो ये क्या करोगे, इसको निकालने के लिए इन भाई साहब को स्क्वायर कर दो। तो जैसे ही इसका स्क्वायर करोगे तो यही ना आता है, A² B² C² + 2 टाइम्स ऑफ AB + BC + CA बराबर में 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 36। ठीक है, इन सब का वैल्यू देखो कितना दिया, 14, है ना। 14, 36 में 14 गया 22, और ये 2 है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 11। तो यहां पर बताओ 11 लिख दोगे। चलो इसकी वैल्यू कितनी थी, 36 -3ABC = इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 14, और इसकी वैल्यू 11। लो भाई 14 में 11 गया, 3 बचा, 3 × 6 18, 36 में 18 गया 18, 3ABC, तो ABC 18/3 6 आंसर। ठीक, खत्म। चलो ये भी सवाल बड़ा फेमस सवाल है। ठीक है,
देखो मैं अच्छे अच्छे लेवल के सवाल करवा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मतलब बस ऐसे ही मैं करवा रहा हूं, अच्छे अच्छे लेवल के सवाल करवा रहा हूं। साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री एंड सो ऑन साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, आगे 85 तो है ही खैर, तो किसके बराबर होगा बच्चों, मेरी बात सुनो। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है कब, जब a प्लस बी 90 डिग्री होगा। ठीक है भाई, तो यानी कि 5 डिग्री का जोड़ा 85 डिग्री के साथ बनना चाहिए, है ना भाई। साइन स्क्वायर 5 डिग्री का जोड़ा साइन स्क्वायर 85 डिग्री के साथ बनेगा, तो 85 और 5 90 होता है, तो बताओ 1 होगा कि नहीं होगा, है ना। यानी कि 5 का जोड़ा 85 के साथ, 10 का जोड़ा 80 के साथ, 15 का जोड़ा 75 के साथ, ऐसी कहानी चलती रहेगी, बोलो हाँ या ना। लेकिन बीच में एक ऐसी संख्या होगी जिसका जोड़ा किसी के साथ नहीं बनेगा, पता है किसका, 45 का। ठीक है, अरे भाई ये बताइए 5 10 15 में 45 तो एक ही बार आ रहा होगा ना, और 45 का जोड़ा 45 ही के साथ बन सकता है। ठीक है, तो जो बीच में 45 है ना, उसका जोड़ा नहीं बने पाएगा। ठीक है, अब देखो मुद्दा ये उठ गया कि सर फिर क्या सारे हम लोग पूरा 85 तक लिखें, 5 10 15 ये सब लिखें? नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चे, बताओ ये 5 डिग्री है, ये 10 डिग्री है, ये 15 डिग्री है ना। ऐसी करते करते कहां तक, 85 डिग्री तक। खुद सोचो, अगर तुम 85 डिग्री तक, तो बताइए 5 के पहाड़े में 85, मतलब कि टोटल कितने नंबर बन गए, तो 17 नंबर बने कि नहीं बने। और उन्हीं 17 नंबर में 45 डिग्री भी आ रहा होगा ना भाई, उन्हीं 17 नंबर में 45 डिग्री भी आ रहा होगा। तो उस 45 डिग्री को हटा दो, बचे कितने, 16 नंबर। हमने ये देखा कि 2 को मिलाकर एक 1 बन रहा है, तो 16 नंबर मिलाकर क्या बनेगा, 8 बनेगा। और बचा साइन स्क्वायर 45 डिग्री, और लास्ट में देखो ये साइन स्क्वायर 90 डिग्री भी तो बचा। और बच्चों ये बताओ, साइन स्क्वायर 45 का वैल्यू 1/2 होगा, और इसका वैल्यू 1 होता ही है। सवाल का उत्तर 9.5 खत्म। वीडियो को फिर करके रिप्ले करके देख लेना, अगर मान लीजिए नया समझ में आया हो तो, है ना। चलो किसी दीवार से लगी किसी सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और सीढ़ी का पाद दीवार से 4.6 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी की लंबाई, यह है सीढ़ी की लंबाई, यह आपकी सीढ़ी हो गई, है ना। और ये कितनी दूरी पर है, 4.6 मीटर की। और सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है ना। 30 के सामने ये है, तो 60 के सामने जो भी होगा 4.6 इंटू √3 होगा, है ना। लेकिन देखो यहां पर दिक्कत ये है कि हमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा, है ना बच्चों। अब बताओ क्या करेंगे, 4.6 मल्टीप्लाई 1.7 करोगे, बताओ। तो देखते हैं कितना आता है, 7 छक 42, बचा कितना 4, ये कितना 28 और 6 34, 34 और 4 38 का 8, बचा 3 और ये 7, तो 7.8, तो 7.8 है ठीक है, तो 7.8 इसका सही जवाब। ठीक, चलो भाई ज्योमेट्री का खूबसूरत सवाल, ठीक है, कैसे करेंगे ये जानते हैं। ट्रायंगल एबीसी एक समद्विभुज त्रिभुज है जिसकी भुजा एबीएसी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। मतलब कि
ये एबीसी ट्रायंगल है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ऐसा इसने बोला है ना। एडी का मान 8 है और ए से बीसी पर मध्यिका है, मतलब एडी ऐसे जा रहा है और ये मध्यिका है। बेटा अगर ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये मध्यिका है तो ये तय है कि 90 डिग्री पे ही गिरेगा। यही तो कॉन्सेप्ट आपको ढूंढना था कि ये 90 डिग्री होगा। ये मैंने अपने मन से नहीं बनाया, इसने क्योंकि मध्यिका पे गिरा दिया ना, और आइसोसेलेस ट्रायंगल पे जब मध्यिका पे गिरेगा ना यहां से, तो वो हाइट का काम करता है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ आइसोसेलेस में होता है और इक्विलैटरल में होता है, और किसी ट्रायंगल में मत कर देना ये काम, ठीक है, ये तो गड़बड़ा जाए मामला। चलो एडी कितना है, 8 है बच्चों, ये 10 है, ये 8 है, तो ये 6 होगा पाइथागोरस, है ना। बीसी की लंबाई बोला है तो ये 6, तो ये 6, तो टोटल कितना 12 सेंटीमीटर, सही जवाब, ठीक। चलो देखते हैं ये सवाल। केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास PQ है, जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे करते हैं, ठीक है। ये सर्कल है, इसका व्यास PQ है, लो भाई बना दिया। PQ के समानांतर एक जीवा RS, PQ के समानांतर एक जीवा RS वृत्त के केंद्र पर 40 डिग्री का कोण बनाती है। ये RS है। जब ये कहे ना कि जीवा बना रही है तो ये कुछ ऐसे बनाएगा, ये 40 डिग्री हो गया होगा, ठीक है। और भाई ये दोनों पैरेलल तो बोला ही इसने, बाकी आगे देखते हैं क्या है। यदि PR तथा QS को बढ़ाकर, PR और QS को बढ़ाकर, अच्छा मतलब कि ये ऐसे आगे बढ़ेगा और ये ऐसे आगे बढ़ेगा, ठीक है। शायद यहां दिख रहा है, किस पे मिल रहा है, टी बोले ना, टी पर मिलाया जाता है। तो PTQ का मान बताओ, PTQ का मान, ओके। चलो भाई कोशिश करते हैं कैसे होगा, है ना। PTQ का, अच्छा बच्चों ये अगर चाहिए एंगल, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ये एंगल चाहिए तो कैसे भी करके अगर मैं ये दोनों एंगल निकालने में सक्षम हो गया तो बस ये एंगल अपने आप आ जाएगा, है ना। खुद सोचो, देखो मतलब जो तुम्हें आता है ना वो सारी कोशिश लगा दो भाई, जो तुमसे हो सकता है वो सब कर दो, है ना। बच्चे बताओ, ये आप लोगों का रेडियस है, ये भी रेडियस है, मतलब ये आप लोग का एक जो ट्रायंगल बनेगा वो क्या बनेगा भाई, पता चल गया, ठीक है। ये भी तो रेडियस और ये भी रेडियस है कि नहीं है। अब मान लो जैसे मैंने ये कहा कि यहां पर देखो एंगल हम लोगों को कुछ लेके चलना पड़ेगा। चलो अभी फिलहाल और देखते हैं और क्या क्या चीजें हो सकती हैं इसमें, ठीक है, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं। तो बच्चों मान लीजिए कि मैं अगर इसको थीटा मानता हूं तो ये भी थीटा होगा, ये वाला एंगल पता चल जाएगा, ये भी पता चल, अच्छा ये 40 है तो बचा कितना 140, तो मतलब कि ये वाला एंगल 70 डिग्री, ये वाला एंगल भी 70 डिग्री, ठीक है। इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो चलो पता चल ही गया, है ना। हमें मेन काम इस पे करना है, इन दोनों पे करना है ना। ये दोनों बस मिल जाए मेरे को। अब ये कैसे मिल सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा सोचा जाए। तो ये हमको इनके मिलने के क्या उपाय हो सकता है, बताओ भाई, क्या तरीका लगाए जिससे कि ये एंगल मिल जाए हमें, बताइए। कुछ क्लू मिल पा रहा है, बोलो। अच्छा मान लो अगर इसको मैं थीटा नाम देता हूं, है ना, ओके ओके ओके, देखो मिल गया, हो गया, खेल खत्म। देखो एक बात मैं भूल ही गया था अभी, इसमें पैरेलल बोला था इसने, है ना, कि PQ और RS समानांतर बोला है ना, देखो तो RS वृत्त के केंद्र पर 40 से समानांतर है, ठीक है। लो भाई खत्म हो गया सवाल। ये 70 है तो ये भी 70 होगा,
अब कई बच्चे बोलेंगे सर क्यों? अरे भाई मेरे ये बता दो कि जब ये दोनों आपस में पैरेलल है तो ये वाली जो रेखा है ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी, है ना। तो ये वाला और ये वाला एंगल दोनों आपस में इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, ठीक। ये 70, ये भी 70। अब जरा बताओ कि ये 70 है, ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। लो ये वाले एंगल आ गए, हमें इसी की तलाश थी। तो बताइए कि अगर मान लीजिए कि मैं 180 में से 70 घटाओ, 110 बचेगा। 110 को दो बराबर एंगल में बांटोगे तो ये 55 हो जाएगा। मेन तो हमें ये चाहिए था, ये भी खैर आ गया, और ये भी बताओ 55 हो जाएगा, ठीक है। ये 55 है, ये 55 है, अब ये आ जाएगा। तो बताओ ये 55, ये 55, 110 होगा, और 110 तो मतलब ये कितना होगा? 70 डिग्री लो है। चलिए ये देखते हैं। एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। यदि इसके विकर्ण में से एक की माप 14 सेंटीमीटर हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब देखो ये वही बच्चा सवाल को कर पाएगा जो समचतुर्भुज के थोड़े बहुत ज्ञान रखता हो, है ना। हर बच्चा इसको नहीं कर पाएगा, ये भी मैं आपको बता दूं। देखो भाई, एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, ठीक है बेटा। समचतुर्भुज होता है रोहम्बस, ठीक। रोहम्बस की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और जब इसके विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो 90 डिग्री का कोण भी बनाते हैं, ये ध्यान रखना। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी हो गया। क्लियर? अब बताओ कि इसका परिमाप 100 सेंटीमीटर है, तो ये बताइए हर भुजा बराबर होती है, तो ये भी 25 का होगा, ये भी 25 का, ये भी 25 का, ये भी 25 का, ठीक। विकर्ण इसका अगर 14 सेंटीमीटर है, बेटा सुनो, अगर मैंने कहा ये विकर्ण पूरा 14 का है तो यहां से यहां तक ये 7 का होगा, यहां से यहां तक ये 7 का होगा, ठीक है। अब इसने बोला है कि भैया इसका क्षेत्रफल बताओ। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। जब तक आप इसके दोनों डायगोनल को नहीं निकाल लेते आप नहीं निकाल पाओगे। अब बच्चों बताओ, यहां 90 डिग्री बन रहा है, ये 7 है, ये निकल जाएगा किससे? पाइथागोरस से। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ इतनी बात तुम्हारे पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? बताओ भाई, जल्दी से बताओ। किसी को कोई यहां तक दिक्कत तो मेरे को बता दो। नहीं होगी वैसे, है ना। अब बच्चे बताओ कि ये 7 है, ये 25 है, तो ये कितना होना? 49, 576। 576 मतलब ये 24 होगा। अगर ये 24 है तो ये भी 24 होगा, है ना। तो इसका मतलब डायगोनल ये वाला डायगोनल 48 का, ये वाला डायगोनल 14 का। तो आंसर क्या होगा? हाफ 14 इंटू 48, ठीक है। 2 से 7 बार में 48 इंटू 7 कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बताइए 7 बटे 56, है ना, और 7 चौके 28, 5 33, ये लो आंसर, ठीक। क्लियर है? चलो अभी आप लोगों को अभी ज्योमेट्री पढ़ा ही रहा हूं, रोम्बस भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 26 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, तथा उसका क्षेत्रफल 792 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बताओ कितनी होनी चाहिए, ठीक। देखो भाई, समलंब चतुर्भुज का मतलब होता है ट्रेपीजियम, ठीक है। अब इसमें ये 26 का है जबकि ये 40 का है, ठीक। और इन दोनों के बीच की दूरी हमें नहीं पता, इसको मैंने h नाम दे दिया। इन दोनों के बीच की दूरी, इसका हाइट के बारे में बात चल रही है ना। और ये बताओ कि इसका फॉर्मूला ही होता है एरिया का हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि 26 + 40 और मल्टीप्लाई हाइट। तो इसका एरिया बताओ 792 दिया है, ये हमने लिख दिया, और ये हाफ 26 और 40 जोड़ दो तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 6 और 4 और 2 6 मल्टीप्लाई हाइट, है ना। 2 से बताओ 33 बार में। अभी देखो ये कंफर्म है कि 33 से जा ही रहा होगा, है ना। कितने बार में जाएगा?
2 बार में। सबसे पहले देखो 33 से जाएगा 2 बार में, 66, 13 बचा, और 132 यानी कि 4 बार में, हाइट 24 आ जाएगा। ठीक, 24 आ रहा होगा बच्चों, देख लेना। क्लियर? ये वाला सवाल का कैलकुलेशन पता नहीं, मुझे लग रहा है कि शायद मैंने ही मिस्टेक कर दिया, देख लेना आप लोग, चेक कर लेना। ठीक है, आसानी सवाल है ना, कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, तो जाते जाते फिर से मैं आप लोगों को याद दिला देता हूं कि जो हम लोग का जो बैच है ना, वो चालू हो रहा है 8 फरवरी से, और इसका जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप एग्जामिन लर्निंग ऐप पे जाइए, कोर्स को परचेस कीजिए, है ना। और अगर आप किसी भी बच्चे को रेफरेंस देते हैं तो रेफरेंस में आपको 100 रुपीज का कैशबैक भी मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से रहिए। ओके, जय हिंद।